Hello everyone, myself Piyush Kumar. Once I am again, back to this channel. आपने इससे पहले भी बहुत सारे वीडियोस मेरे देखे और उन सारे वीडियोस में हम इतिहास एक वैकल्पिक विषय के रूप में इसकी क्या प्रकृति होती है, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसान है, इन सारी बातों पे हमने डिस्कस किया है। जो आखिरी इस सीरीज़ में ये जो सीरीज़ हमने शुरू किया था, इस सीरीज़ में जो वीडियोस एक एक करके आ रहे हैं, ठीक है। इस सीरीज़ में मैंने कहा था कि जो आखिरी वीडियो था उस वीडियो में मैंने एक बात की थी कि इन सब बातों के परे एक बात जो है वो बहुत ज़रूरी है। वो हमारे लिए ये है कि अगर हमने इतिहास को एक वैकल्पिक विषय के रूप में चुना तो उस विषय की प्रकृति को समझना कितना ज़रूरी है। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, या इस क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है कि जब हमने इतिहास को एक वैकल्पिक विषय के रूप में चुना तो इसकी प्रकृति को समझना कितना ज़रूरी है। ये निहायत ही इम्पॉर्टेंट है, निहायत ही ज़रूरी है हमारे लिए। और यही रीज़न है जिसकी वजह से मैंने अपने आखिरी वीडियो में भी आपसे कहा था कि मैं जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा, हम उसमें डिस्कस करेंगे कि इतिहास क्या है। बिकॉज ओवरऑल ये अंडरस्टैंडिंग ये अंडरस्टैंडिंग हमें समझाने में हेल्प करेगा कि किस तरीके से हम इस सब्जेक्ट को देखें। तो इस पर्सपेक्टिव से ये काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि इस वीडियो को लाने में थोड़ी देरी हुई है हमसे, बट ठीक है, ये जो सीरीज़ हमने शुरू किया, ये सीरीज़ आगे भी कंटिन्यू रहेगा और हम इसी तरीके से जो ज़रूरी मुद्दे हैं इस सब्जेक्ट के, हम उसको डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस सेशन की जो यूटिलिटी है या जो पर्पस है इसका, वो यही है जो यहाँ पे सामने लिखा हुआ है, व्हाट इज़ हिस्ट्री, इतिहास क्या है। और एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए, आप जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनते हैं, आप चाहे राजनीति विज्ञान चुने या आप चाहे ज्योग्राफी चुने, आप हिस्ट्री चुने, हर सब्जेक्ट की प्रकृति को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो ओवरलैपिंग होते हैं या उनके बीच में जो है इंटरडिसिप्लिनरी जिसको आप कहते हैं, कि जैसे आप इतिहास चुनते हैं तो और आप एंथ्रोपोलॉजी चुनते हैं तो इतिहास और एंथ्रोपोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो थोड़ी सिमिलर दिखती है। तो ये चीज़ें जो है आप ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो जब आपको लगता है कि अगर इतिहास और एंथ्रोपोलॉजी की कुछ चीज़ें बहुत सिमिलर है तो फिर क्या दोनों में कोई फ़र्क नहीं है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इतिहास का जो पर्पस है वो बिल्कुल अलग है, हिस्ट्री का जो ऑब्जेक्टिव है वो बिल्कुल अलग है, एंथ्रोपोलॉजी का जो ऑब्जेक्टिव है वो बिल्कुल अलग है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और यही रीज़न है जिसकी वजह से मैंने ये सेशन प्लान किया जिसमें हम ये डिस्कस करने वाले हैं, इतिहास क्या है। इतना आप भी समझते हैं कि यूपीएससी की प्रकृति जो है वो पिछले कुछ सालों में बदल गई है, और जिस तरीके की एक्सपेक्टेशंस या अपेक्षाएं उनकी पहले हुआ करती थी कि आपको एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग या एक बहुत जेनेरिक अंडरस्टैंडिंग से भी आपका काम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। उस जेनेरिक अंडरस्टैंडिंग से शायद अब काम नहीं चलेगा, और थोड़ी इन डेप्थ, मतलब थोड़ी गहराई से उस सब्जेक्ट की समझ, उस विषय की समझ काफ़ी ज़रूरी है। और यही रीज़न है जिसकी वजह से मैंने कोशिश की, ठीक है, या मैं कोशिश करने वाला हूं कि आपको ये समझ में आए कि इतिहास क्या है। जब तक आप किसी विषय की प्रकृति को नहीं समझेंगे तब तक आपके लिए काफ़ी मुश्किल होने वाला है कि आप जो उसके क्वेश्चंस आ रहे हैं आप उसको किस तरीके से, अल्टीमेटली हमारा उद्देश्य साफ होता है कि हम अपने सवालों, जो सवाल आए हैं उस सवालों का उत्तर लिखना है, ठीक है। अब उन सवालों के उत्तर में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हाईलाइट करनी है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इग्नोर करना है, ये सारी चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है। और ये तभी हो पाएगा जब आप विषय की प्रकृति को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, जब भी हम इतिहास की बात करते हैं, मैंने एक बहुत जनरल अंडरस्टैंडिंग या बहुत एक सामान्य सी लोगों की समझ देखी है। उनको ये लगता है कि जो हम किताबों में पढ़ते हैं, ठीक है, वही इतिहास है। सपोज़ मान लीजिए आपने जो है प्राचीन भारत के लिए आपने सोचा कि मुझे प्राचीन भारत का अध्ययन करना है, और आपने एक किताब चुनी और आपने प्राचीन भारत का अध्ययन करना शुरू कर दिया, और आपको लगता है कि यही जो है प्राचीन भारत है। यही मध्यकालीन भारत के लिए आपने सतीश चंद्रा पढ़ लिया, आपको लगता है कि मैंने मध्यकालीन भारत की जानकारी मुझे हो गई। आपने बिपिन चंद्रा पढ़ लिया, आपको लगा कि मुझे आधुनिक भारत की जानकारी हो गई। तो इस तरीके से हमने देखा है कि ज़्यादातर करके आप एक किताब पढ़ लेते हैं या दो किताबें पढ़ लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद आपको लगता है कि यही इतिहास है। ये अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में बहुत गहराई तक बैठी हुई होती है, और ये बहुत कॉमन ट्रेंड है। इस बारे में मैंने पहले भी बात किया था कि जब भी हम किसी सब्जेक्ट के बारे में सोचते हैं तो हम उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ किताबों को जमा करते हैं, हम उसको पढ़ लेते हैं। देखिए, किताबें पढ़ने से हमारे दिमाग में कुछ बातें निश्चित तौर पर आती है, मैं उसको बिल्कुल भी मना नहीं कर रहा हूँ, बट
आप अगर अपने आप को उन्हीं समझ के अंदर कन्फाइन कर लेंगे या आप उनके अंदर जो है आप उसी दायरे में रह के सोचना शुरू करेंगे, तो उस केस में चीज़ें जो है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। चीज़ें आप उस लेवल पे ले जाके नहीं समझ सकते हैं या उस लेवल पे ले जाके आप उस सब्जेक्ट को नहीं ट्रीट कर सकते हैं जो कि शायद ज़रूरी है। ठीक है, यही वजह है कि हमने सोचा कि जो है मैं थोड़ी बात करूं कि इतिहास क्या है, इसकी समझ जो है वो डेवलप करने की कोशिश करते हैं हम। ठीक है, तो चलिए हम मुद्दे पे आते हैं। ठीक है, मुद्दा क्या है हमारा, मैंने आपसे पहले भी कहा कि द बेसिक क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डील विद, दैट व्हाट इज हिस्ट्री, राइट? व्हाट इज हिस्ट्री, दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन क्या है, इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर आपको लगता है कि किताबों में लिखी हुई चीज़ इतिहास है, तो मैंने पहले भी कहा कि ये गलत अप्रोच है आपका। और सबसे बड़ी बात है कि इस अप्रोच को एकदम शुरुआती दौर में ही चेंज करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप इसको चेंज कर पाते हैं तो उन्हीं किताबों को जिसको आप पहले पढ़ रहे थे और आप इसको समझने के बाद अगर उन किताबों को पढ़ते हैं तो आपका जो नज़रिया है ना वो बिल्कुल बदल जाएगा और आप चीज़ों को सही पर्सपेक्टिव में या सही परिप्रेक्ष्य में उसको आप देख पाएंगे। यही रीज़न है कि ये समझना ज़रूरी है। देखिए, इतिहास क्या है, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को सुना है जो बहुत सामान्य सी एक परिभाषा देते हैं इतिहास की, कि इतिहास कुछ नहीं है, इतिहास अतीत में होने वाली घटनाएं हैं, या इतिहास जो है अतीत में हुई घटनाओं का अध्ययन है। सिर्फ इतनी सी बातें वो करते हैं। देखिए, सिर्फ इतना कह देना जो है हमारी समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि अगर अतीत में हुई घटनाएं जो है इतनी इंपॉर्टेंट, अतीत में हुई सारी घटनाएं हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये जरूरी नहीं कि अतीत में जो भी घटनाएं हुई हम सारी घटनाओं को अध्ययन करें। ठीक है, ये हमारे लिए आवश्यक नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि एक बहुत जो है इसका जरूरी पहलू ये है कि इतिहास में या पास्ट में या अतीत में होने वाली हम कुछ ही घटनाओं का अध्ययन करते हैं। अब सवाल है, हम कुछ ही घटनाओं का अध्ययन क्यों करते हैं? तो जब यही विषय की प्रकृति की बात आती है तो आपको अगर लगता है कि ये अपने आप तय होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम एक बार वो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स देख लेते हैं कि किस तरीके से ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में यह सब्जेक्ट खुद ये क्वेश्चन, ठीक है, ये सवाल खुद जो है रीफ्रेज होता गया या ये सवाल अलग अलग तरीकों से समझा गया, तो हमें वो बेहतर मदद करेगा। ठीक है, तो हम दो तरीके की बातें इसमें करने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, एक बात हम ये कहते हैं, ठीक है, पहली बात जो हम करने वाले हैं कि इसमें इस इतिहास को लोगों ने पास्ट में, ठीक है, मतलब पास्ट की जब मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, या मैं अतीत की बात कर रहा हूं, तो लोगों ने किस तरीके से समझा। और मैं यहाँ पे प्राचीन काल की भी बात कर रहा हूं, मैं मध्यकालीन काल की भी बात कर रहा हूं, और मैं आधुनिक काल में भी थोड़ी बहुत बात करूंगा। ठीक है, तो एक तो ये पर्सपेक्टिव हो गया, और दूसरा है, एक दूसरा पर्सपेक्टिव है कि आजकल, ठीक है, यानी वर्तमान में, ठीक है, आजकल या फिर आप कहिए कि जो है वर्तमान में इतिहास को किस तरीके से समझा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारा समझने का तरीका कैसा होगा, वर्तमान में जो तरीका है, ठीक है, वर्तमान में जो तरीका इतिहास को समझने का है, हम उसके हिसाब से इतिहास को समझेंगे। लेकिन हम ये भी देख लेते हैं कि अतीत में लोगों ने इतिहास को किस तरीके से समझने की कोशिश की। और अगर हम इस सवाल पे आते हैं कि अतीत में किस तरीके से लोगों ने इतिहास को समझने की कोशिश की, तो मैं कुछ नाम बताऊंगा। आप इन नाम से बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इन नाम को सिर्फ आप इस तरीके से देखिए कि जो है इतिहास में लोगों की क्या अवधारणाएं रही इतिहास को लेकर, कि किस तरीके की चीजें इतिहास में शामिल होती हैं। और यहाँ पे आप एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि मैं यहाँ पर जो है किसी भारत के परिप्रेक्ष्य में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक होलिस्टिक या एक पूरी दुनिया को उसमें मद्देनजर रखते हुए मैं ये बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इतिहास क्या है। तो सबसे पहले अगर आप देखने की कोशिश करें कि इतिहास क्या है, तो मैं आपको एक बात बताऊं, ठीक है, एक प्लूटार्क, ठीक है, प्लूटार्क एक स्कॉलर थे, और इन्होंने कहा, प्लूटार्क ने ये कहा कि जब ये सवाल आया कि इतिहास क्या है, तो उन्होंने कहा कि इतिहास कुछ नहीं है, इतिहास कुछ महान लोगों के जीवन का अध्ययन है। गॉट माई पॉइंट? मैंने क्या क्या, मैंने नहीं, प्लूटार्क ने कहा कि इतिहास कुछ महान लोगों के जीवन का अध्ययन है। और ये जो पर्सपेक्टिव है, ये पर्सपेक्टिव कोई बहुत जो है पुराना भी नहीं हो गया है, क्योंकि जब भी आप इतिहास पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं इस अप्रोच से बाहर निकल पाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है। ये बाहर निकल पाना हमारे लिए क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं जो टॉप डाउन अप्रोच है इतिहास को लिखने का, और ये टॉप डाउन अप्रोच क्या है, हम इतिहास को हमेशा यहाँ बैठ के देखने की कोशिश करते हैं, हम यहाँ
से इतिहास देखने की कोशिश नहीं करते हैं। और जब आप यहाँ से इतिहास देखेंगे तो सबसे पहले तो आपको समाज में जो महत्वपूर्ण क्लासेस हैं, ठीक है, या समाज में जो महत्वपूर्ण वर्ग है, आपको उनका इतिहास पहले समझ में आएगा, इनका इतिहास पहले समझ में आएगा, और आपकी दृष्टि जो है कहीं ना कहीं यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी। ये हमारे इतिहास लेखन में प्रॉब्लम है। लेकिन मैंने ये भी कहा कि हम जब आज इतिहास की बात करते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम इस सोच से बहुत परे हट गए हैं और हम इसके बारे में हमने बात करना बंद कर दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज भी अगर मैं बात करूं तो जब आप प्राचीन काल का इतिहास पढ़ते हैं तो आप अशोक पे जो हमारा फोकस है वो कहीं ना कहीं रहता है। आप जब आधुनिक काल का इतिहास पढ़ते हैं तो महात्मा गांधी पे या जवाहरलाल नेहरू पे हमारा फोकस कहीं ना कहीं रहता है। तो ये जो परिप्रेक्ष्य है पूरी तरीके से बदला नहीं है, परंतु ये सोच जो प्लूटार्क की थी, मैं कहूँगा कि बहुत हद तक अब हम इससे अलग हटकर, इससे परे हटकर एक नई सोच बना पाए हैं। तो ये भी जो है एक इम्पॉर्टेंट ये है एस्पेक्ट है जो देखना पड़ेगा। तो हम इसको पूरी तरीके से नकार नहीं सकते हैं। तो आप इसका ध्यान रखिएगा कि प्लूटार्क एक इम्पॉर्टेंट स्कॉलर है या विद्वान है जो इस तरीके की बात करते हैं। इसके अलावा एक और स्कॉलर ने ये कहा कि इतिहास क्या है, तो उन्होंने कहा कि इतिहास जो है वो बेसिकली जो परिवर्तनों का दौर आता है उन परिवर्तनों का अध्ययन है। ठीक है, विंड ऑफ चेंजेस, दिस इज व्हाट यूज्ड बाय हिम, विंड ऑफ चेंजेस। मतलब उन्होंने कहा कि समाज में कुछ जो है परिवर्तन के दौर आते हैं, ठीक है, या परिवर्तन आते हैं, और उन परिवर्तनों का अध्ययन करना जो है वही इतिहास है, ये उनका कहना था। तो यहाँ से जो प्लूटार्क ने कहा हम उससे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और हमने क्या किया, हमने थोड़ा बड़े पर्सपेक्टिव में या बड़े परिप्रेक्ष्य में इतिहास को देखना शुरू किया। ठीक है, अगर हम इससे आगे बढ़े, ठीक है, तो एक और इतिहासकार है जिनको हम कहते हैं टॉयनबी। ठीक है, टॉयनबी ने क्या कहा, टॉयनबी ने कहा कि इतिहास में क्या हम अध्ययन करते हैं, इतिहास में बेसिकली हम चैलेंजेस, ठीक है, इतिहास में क्या होता है कि बहुत सारे चैलेंजेस जो है वो सोसाइटी में आते हैं। ठीक है, बहुत सारे चैलेंजेस सोसाइटी में आते हैं और हम इन सारे चैलेंजेस का अध्ययन जो है इतिहास में करते हैं। ये टॉयनबी का आइडिया था। तो इस तरीके से आपने देखा कि कुछ जो है पुराने स्कॉलर्स जो है, बहुत पुराने स्कॉलर्स ने इस तरीके से इतिहास को डिफाइन या इस इतिहास को परिभाषित करने की कोशिश की। बट कहीं ना कहीं ये आजकल जो इतिहास हम पढ़ रहे हैं ये इस क्राइटेरिया में बहुत फिट नहीं आता है। ठीक है, और यही वजह है कि मैं चाहता था कि आप एक बार जानें कि पुराने दौर में इतिहास को किस तरीके से समझा गया, और कहीं ना कहीं ये आपको मदद करने वाली है जिससे आप ये समझ पाएंगे कि इतिहास को हम आज किस तरीके से समझ रहे हैं। जब हम 17-18 सेंचुरी में आते हैं, ठीक है, 17वीं 18वीं शताब्दी में आते हैं, तो उस समय भी कुछ लोगों ने इतिहास को समझने की कोशिश की। और जब अगर हम 17वीं 18वीं शताब्दी में बात करें तो दो लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब ने संभवतः हीगल का नाम सुना होगा। ठीक है, और हीगल के बाद इस आइडिया को बढ़ाने वाले एक और स्कॉलर हैं जिसका नाम है कार्ल मार्क्स। ठीक है, हीगल और कार्ल मार्क्स किस तरीके से इसका अध्ययन करते हैं या किस तरीके से इसको समझते हैं, ये भी देखना जरूरी है। ठीक है, जब हीगल की बात आती है तो हीगल जो है वो कहते हैं कि वो एक तरीके की बात करते हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हीगल ने कही, हीगल ने एक बात कही कि समाज जो है, ठीक है, एक तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है, हम हिस्ट्री समाज की पढ़ते हैं, ना कि किसी ग्रेट इंडिविजुअल्स की या किसी महान लोगों की, क्योंकि इतिहास में कौन महान है ये भी तय किया जाता है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि वो वाकई महान हो, चीज़ें तय की जाती हैं। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि इतिहास को का जो बेसिक उद्देश्य क्या है वो समाज है। और जब भी समाज की बात आती है तो उन्होंने एक और आइडिया यहाँ पर लिंक किया, या आइडिया जिस पे बात की उन्होंने वो है परिवर्तन की। ठीक है, उन्होंने कहा समाज में लगातार परिवर्तन होते हैं। ठीक है, और कहा कि ये समाज में जो परिवर्तन है इसके पीछे क्या चीज़ें हैं जो रिस्पॉन्सिबल है। तो उन्होंने कहा कि आइडिया जो है, ठीक है, या आइडियाज़ कह लीजिए, वो कहते हैं कि आइडियाज़ की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अब मैं इनको समराइज अगर करूं, ठीक है, तो मैं ये कहूँगा कि जब हीगल ने इतिहास के बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि समाज, सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि इतिहास में समाज सबसे ज़्यादा या सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है। समाज में परिवर्तन समाज में परिवर्तन लगातार होते रहते हैं और हमारा उद्देश्य क्या है, इन परिवर्तनों को समझने का है। और जब बात इन परिवर्तनों को समझने की आती है तो यहाँ पर आइडियाज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसको समझे कि किस तरीके से काम करते हैं, तो जो उनकी प्रॉपर थ्योरी है जिसमें वो बोलते हैं कि एक थीसिस होता है, ठीक है,
उसके काउंटर में या उसके विरोध में, ठीक है, एंटीथीसिस होता है, ठीक है, और फिर इनके मिलने से सिंथेसिस होता है, ठीक है। ये आइडियाज है, ये समझने में शायद आपको थोड़ी मुश्किल होगी, मैं आपको इस तरीके से समझा देता हूँ। एक उदाहरण या एक एग्जाम्पल हम जो है इस्तेमाल करते हैं और उस एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, ठीक है। आपने देखा, अगर थोड़ी बहुत इतिहास आपने पढ़ी है तो आप देखते हैं कि ब्राह्मणिज्म, ठीक है, ब्राह्मणिज्म एक आइडिया होता है, ठीक है। ब्राह्मणिज्म के अगेंस्ट एक और आइडिया आप देखते हैं, आप कहते हैं कि बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है एक आइडिया बन के आता है। और जब ये दोनों आपस में टकराते हैं या मिलते हैं तो एक नए प्रकार के आइडियाज़ का या एक नए प्रकार के सोसाइटी या नए प्रकार के आइडियाज़ का जन्म होता है, ठीक है। तो हीगल के कहने का क्या मतलब है कि समाज में जो परिवर्तन है, जिसकी ये बात मुख्यतः करते हैं कि समाज में परिवर्तन होते हैं, इस परिवर्तन को समझने के लिए उन्होंने आइडियाज़ का सहारा लिया कि आइडियाज़ अपने आप में इतने शक्तिशाली होते हैं कि समाज को परिवर्तित करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने जो है इसको समझने की कोशिश की। बट इन्हीं के आइडियाज़ को, हीगल के आइडियाज़ को ही थोड़े दूसरे तरीके से प्रेजेंट करने वाले कौन है? कार्ल मार्क्स है, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने क्या किया? कार्ल मार्क्स ने कहा कि जो परिवर्तन है वो बिल्कुल सही है। और आप सब ने ये सुना होगा कि मार्क्स ने जो है समाज में 5 स्टेजेस की बात की थी, जिसमें जो है हमारा प्रिमिटिव कम्युनिज्म है, ठीक है। प्रिमिटिव कम्युनिज्म मतलब जो है आदि समाजवाद जिसको आप कहते हैं, और फिर वहाँ से हम चल के जो है हम सामंतवाद पे दास व्यवस्था पे आते हैं, फिर हम सामंतवाद पे आते हैं, फिर हम पूंजीवाद पे आते हैं और फिर हम समाजवाद पे आते हैं। तो इस तरीके से मार्क्स ने समाज में विकास के कुछ चरण बताए थे। आप मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करिए। हम किसी और वीडियो में मार्क्स के इस कंट्रीब्यूशन के बारे में और बेहतर तरीके से बात करेंगे, क्योंकि अगर हमें इतिहास को समझना है तो कहीं ना कहीं मार्क्स के बारे में थोड़ी बेहतर समझ होनी चाहिए, क्योंकि इनका इतिहास लेखन पे जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये हमें अगर हम थोड़ा सा मार्क्सिज्म को समझते हैं या मार्क्सवाद को समझते हैं तो हमें इतिहास को समझने में भी काफ़ी मदद मिलेगी। तो मार्क्स ने, मैं अभी आपको थोड़ा जो है संक्षिप्त तरीके से मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मार्क्स ने कहा कि समाज में विकास की कई अवस्थाएं हैं, ठीक है, और मैंने वो अवस्थाएं आपको बताई। तो वो कहते हैं कि समाज में जो ये विकास या समाज में जो ये परिवर्तन देखने को मिलते हैं, उस परिवर्तन के पीछे में आइडियाज से ज़्यादा उन्होंने मटेरियलिज्म, ठीक है, मटेरियलिज्म या जिसको आप कहते हैं कि एक तरीके से अर्थव्यवस्था पे बहुत ज़्यादा जोर दिया, ठीक है। वो कहते हैं कि मटेरियलिज्म या अर्थव्यवस्था या समाज की जो आर्थिक स्थिति है वो समाज को परिवर्तित करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो इन्होंने, मार्क्स ने क्या किया? मार्क्स ने हीगल के उस आइडिया को, ठीक है, मार्क्स ने हीगल के उस आइडिया को हीगल के उस थ्योरी को जो आइडिया बेस्ड हुआ करता था, ठीक है, उसको उन्होंने परिवर्तित करके मटेरियलिज्म, ठीक है, मटेरियलिज्म कहा उन्होंने, ठीक है। तो मार्क्स ने इस आइडिया को परिवर्तित किया और उन्होंने कहा कि मटेरियलिज्म या समाज की आर्थिक स्थिति या अर्थव्यवस्था जो है या समाज में जो आर्थिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं या संस्थाएं होती है वो समाज को परिवर्तित करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो यही वजह है, उन्होंने कहा कि एक तो सबसे पहले समाज, जब भी हम इतिहास की बात करते हैं तो हमें एक प्रोग्रेसिव या परिवर्तनशील समाज की बात करनी चाहिए, और हमें परिवर्तन से ज़्यादा परिवर्तनों के पीछे जो कारण है, जो परिवर्तनों के होने के पीछे जो कारक हैं, उन कारकों की ज़्यादा बात करनी चाहिए। तो इस लहजे में उन्होंने कहा कि समाज को परिवर्तित करने के पीछे मटेरियलिज्म का अच्छा खासा योगदान होता है। तो उन्होंने समाज को इस तरीके से समझने की कोशिश की, और इसी आइडिया को जो है इतिहास लेखन में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। और मैं आपसे अगर बात कहूँ कि अगर आज जो है आप जिस इतिहास का अध्ययन करते हैं, आप ज़्यादातर किताबें जो पढ़ते हैं, आप चाहे तो बात कर लीजिए DN झा की, R शर्मा की बात कर लीजिए, आप मेरे हिसाब से सभी नामों से परिचित होंगे। आप मध्यकालीन भारत का अध्ययन करते समय जिस तरीके से हम सतीश चंद्रा की बात करते हैं या बिपिन चंद्रा या सुमित सरकार की बात करते हैं आधुनिक भारत के समय, ठीक है, तो ज़्यादातर हम जिन इतिहासकारों का अध्ययन करते हैं ये कहीं ना कहीं उस मार्क्सवादी जो आइडिया है या मार्क्सवादी जो मार्क्सिज्म करके फिलॉसफी है उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। तो इस वजह से इतिहास लेखन में आप इसकी जो है जो महत्ता है वो समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कुछ जो है वो हैं, कुछ ऐसे पुराने स्कॉलर्स हैं या विद्वान हैं जिन्होंने अपने अपने तरीके से इतिहास
इतिहास को परिभाषित करने की कोशिश की। बट इन सारे आइडियाज़ को मिलाकर या इन सारे लोगों की फिलॉसफीज़ को मिलाकर या उनका अध्ययन करते हुए कुछ ऐसे स्कॉलर्स भी आए आज के ज़माने में जिन्होंने जो है परिभाषित करने की कोशिश की कि इतिहास क्या है। जब बात इनकी आती है तो यहाँ पर हम कुछ ऐसे लोगों की बात कर सकते हैं जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और मैंने हीगल की बात ऑलरेडी कर ली, ठीक है। मैंने बताया कि हीगल किस तरीके से जो है बात करते हैं। मैंने मार्क्स के बारे में बताया। मैंने अगर हीगल की बात की तो हीगल ने किस तरीके से आइडियाज़, ठीक है, आइडियाज़ पे ज़्यादा जोर दिया, ठीक है। हीगल ने आइडियाज़ पे ज़्यादा जोर दिया, ठीक है। अगर हम बात करें उससे आगे कार्ल मार्क्स की, तो कार्ल मार्क्स ने मटेरियलिज्म पे ज़्यादा बात किया, ठीक है। और उन्होंने समाज में परिवर्तनों को समझने के लिए मटेरियलिज्म पे उन्होंने बात की, ठीक है। अगर हम यहाँ से आगे बढ़े, ठीक है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कुछ आजकल के इतिहासकार हैं या आजकल के स्कॉलर्स हैं, मतलब आजकल के ये नहीं मतलब कि मैं 21वीं शताब्दी की बात कर रहा हूँ, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी और 21वीं शताब्दी में भी कुछ ऐसे महान विद्वान हुए जिन्होंने ये परिभाषित करने की कोशिश की कि इतिहास वास्तविकता में है क्या। और इसमें नो डाउट एक इतिहासकार जिनका नाम सबसे ज़रूरी है, ठीक है, वो है E.H. कार, ठीक है। जब E.H. कार की बात आती है, ठीक है, E.H. कार की बात आती है तो मैं बताऊं E.H. कार जो है, E.H. कार की जब बात आती है तो इनका कंट्रीब्यूशन सबसे प्रमुख माना जाता है इतिहास को समझने के लिए। E.H. कार ने इतिहास को बिल्कुल दूसरे तरीके से परिभाषित करने की कोशिश की। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एक तो सबसे पहले ये बात कही गई कि जो है इतिहास का एक बहुत सीधा सीधा मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊं। इतिहास का मतलब जो है दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। दो चीज़ जब मिलते हैं तो इतिहास क्रिएट होता है। तो सबसे पहले तो आप अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि इतिहास जो है जो अतीत की घटनाएं हैं उसका अध्ययन होता है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। इन्होंने कहा कि दो चीज़ें ऐसी होती हैं, ठीक है, जिनके जो है मिलने से इतिहास बनता है, ठीक है। एक स्रोत है और दूसरा इतिहासकार है, ठीक है। कहते हैं कि इतिहास में इतिहासकार की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है, ठीक है, स्रोत और इतिहासकार। इतिहास वो नहीं है जो अतीत में घटित हुआ, ठीक है, क्योंकि हम उसके बारे में जानते भी नहीं है। अतीत में हुई घटनाओं को रीइंस्टेट करना या उनको निकाल कर लाना और उनके बारे में एक तरीके का एक्सप्लेनेशन, एक तरीके का उनका विश्लेषण करना जो है, ये इतिहास का मुख्य मुद्दा होता है। तो जब इतिहास में विश्लेषण की बात आती है तो ये विश्लेषण कौन करता है? ये इतिहासकार करता है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको इनकी ट्रेनिंग मिली है। आप देखते होंगे कि इतिहास एक ऐसा विषय है जिसकी जानकारी हर कोई रखता है। और सबसे ज़्यादा जानकारी अगर आपको इतिहास की चाहिए तो आप चाय दुकानों में चले जाइए, आपको इतिहास की बहुत बेहतर जानकारी मिलेगी। अक्सर बहस होता है और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि मेरी इतनी सी जो नॉलेज महात्मा गांधी के बारे में है उससे ज़्यादा नॉलेज जो है उस चाय दुकान में जो 2-3 स्कॉलर्स बैठते हैं उनके पास ज़्यादा नॉलेज होती है, ठीक है। और वो गांधी और नेहरू के बारे में इतना बताएंगे। और इनफैक्ट आजकल तो एक यूनिवर्सिटी भी है जहाँ से ज़्यादातर लोग PhD करके आते हैं और वो लोग बताते हैं कि इतिहास कैसा होता है, ठीक है। तो मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जब आप इस विषय की बात कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा उस सोच से ऊपर आइए और फिर समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तो उस प्रक्रिया में इतिहासकारों का योगदान बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप ऐसे किसी भी इतिहास को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो इतिहासकारों द्वारा लिखित नहीं है तो फिर आप उसके लिए कोई बहुत अच्छे अंक आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते या उसकी अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए, ठीक है। तो जब आप इतिहास के स्टूडेंट बनते हैं तो सबसे पहली बात एक दिमाग में फिक्स करने की ज़रूरत है कि हमें उसी दायरे में हमें रहना है जहाँ पर इतिहासकार हमें रखते हैं। हमें उसके बियॉन्ड या उसके बाहर नहीं जाना है। तो जब भी किसी इतिहास की रचना होती है तो उस इतिहास की रचना का श्रेय इतिहासकार को जाता है। परंतु इतिहासकार ऐसा क्या करते हैं कि ये बाकी जो चाय दुकान वाले इतिहासकार हैं उससे अलग हो जाते हैं? देखिए, इतिहासकार जब भी हम किसी प्रोफेशन में जाते हैं, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपको मैं बताऊं, एक डॉक्टर है जिसको आप घरेलू डॉक्टर कहते हैं, वो 10 तरीके के जो है एक्सपेरिमेंट कर सकता है। परंतु जो एक डॉक्टर होता है, जो प्रोफेशनली डॉक्टर होता है, ठीक है, जिसने उसकी ट्रेनिंग ली होती है, वो डॉक्टर कभी भी आपके साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा, क्योंकि शायद वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसे ट्रेन नहीं किया गया है। वो अपने दायरे में रह के ही आपके साथ आपको दवाइयाँ जो है
प्रिस्क्राइब करेगा, ठीक है, या आपको मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब करेगा, या आपको ऑपरेशन प्रिस्क्राइब करेगा, ठीक है। तो वो दायरे में रहना बहुत ज़रूरी होता है। आप कुछ भी फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करके या उसको तोड़ मरोड़ के पेश कर दें, ठीक है, आप एक तरफ के फैक्ट्स को पूरी तरीके से दबा जाएं और दूसरे तरह के फैक्ट्स को ये कर दें, आप कर दें। और हो सकता है कि सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि अगर आप प्रोफेशनली, आप एथिकली जो है, आप इतिहासकार अगर नहीं है, तो आपके लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप जो है तथ्यों के दायरों में रह के बात करें। एक इतिहासकार वो होता है जो हमेशा तथ्यों के दायरे में रह के बात करता है, और जिसको हमने किसकी संज्ञा दी है? स्रोत की संज्ञा दी है। तो कोई भी ऐसा इतिहासकार वो वास्तविकता में इतिहासकार है ही नहीं अगर वो स्रोत की बात नहीं करता है, ठीक है। इतिहासकार, अगर अब मैं कहूं तो इतिहासकार क्या करते हैं? इतिहासकार बेसिकली जो है वो क्या करते हैं, बहुत सारे स्रोत होते हैं, उन स्रोतों को चुनते हैं, ठीक है, और उन स्रोतों को चुनकर उसके ऊपर आधारित होकर जो है एक तरीके की इतिहास लिखने की कोशिश करते हैं, जो निश्चित तौर पर उनका अपना विश्लेषण होता है। मैं एक बात कह दूं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर मैं इसको एक प्रोफेशनलिज्म की बात करूं तो मैं ये कहूं कि जो है सभी इतिहासकार उसी दायरे में या उसी प्रोफेशनलिज्म में रह के बात करते हैं। ऐसा प्रोफेशनलिज्म में वो रहते हैं, ठीक है, बट ऐसा जरूरी नहीं कि उनका सोचने का तरीका एक समान हो सकता है। एक ही चीज को हम कई अलग तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी हमेशा बनी रहती है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि वो इतिहास के दायरे से बाहर है। हर कोई अपने हिसाब से तथ्यों का चयन करता है, और उन तथ्यों के चयन के ऊपर, या जिस तरीके के तथ्यों का वो चयन करते हैं इतिहासकार, उन तथ्यों के ऊपर आधारित अपना एक विश्लेषण जो है वो देते हैं, और वो विश्लेषण हमारे लिए क्या होता है? हमारे लिए इतिहास होती है। इसीलिए इतिहास को डिफाइन करते समय E.H. कार ने एक बात कही कि इतिहास हमेशा जरूरी रूप से चयनात्मक होता है। सॉरी, ये ट्रांसलेशन थोड़ा गलत हो गया है। हिस्ट्री इज ऑलवेज नेसेसरली सेलेक्टिव। दैट्स ट्रू। लाइक हिस्ट्री जो है हमेशा सेलेक्टिव होता है। अब आप सोचिए कि आप एक इतिहासकार हैं और आपके सामने इतने सारे फैक्ट्स आ गए, ठीक है, आपके लिए संभवतः शायद ये संभव नहीं है कि जहां पर आप अपने आप को इस काबिल बनाए, या आप इस तरीके से इनका विश्लेषण करें कि आपने सारे तथ्यों का विश्लेषण किया और उसके बाद इतिहास लिखा। ऐसा नहीं हो सकता है। वो कई बार जो है वो नेसेसरली क्या होता है? सेलेक्टिव होता है या चयनात्मक होता है। ये प्रकृति आप हमेशा याद रखिए, ठीक है। तो देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो इतिहासकार, जो प्रोफेशनली इतिहासकार होते हैं, उनके साथ लिमिटेशन नहीं होती है। उनके साथ भी लिमिटेशंस होते हैं, उनके साथ भी पूर्वाग्रह होते हैं। और जब भी हम रिसर्च करने के लिए जाते हैं, क्योंकि मैं खुद से इतिहास का एक रिसर्च का स्टूडेंट रहा, तो मैंने एक चीज़ देखा कि जब भी आप रिसर्च करने के लिए जाते हैं तो आपसे पहले कहा जाता है कि आपकी हाइपोथेसिस क्या है, ठीक है, मतलब आपका एक पूर्वाग्रह आपसे पूछते हैं कि आपका पूर्वाग्रह क्या है। तो आप शुरू से ही एक पूर्वाग्रह होता है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देके बताऊं, अगर आपने औरंगजेब का इतिहास लिखने की सोची, आपके दिमाग में पहले से एक फैक्ट इस तरीके से, या ये आइडिया इस तरीके से घर किया हुआ है कि औरंगजेब जो है एक हिंदुओं के लिए काफ़ी बायस्ड जो है पर्सन था। तो उस केस में जब आप तथ्यों को खंगालेंगे तो उस समय निश्चित तौर पर उन तथ्यों पर आपका ध्यान ज़्यादा जाएगा जो ये साबित करते हैं कि औरंगजेब ने हिंदुओं के साथ उस तरीके का व्यवहार नहीं किया जैसा अकबर ने किया। आप ऐसे तथ्यों को क्या करेंगे? हाईलाइट करेंगे, या उनको जो है उनको महत्ता देंगे। तो ये बहुत सामान्य सी बात है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इतिहासकार पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होते हैं, इतिहासकार तथ्यों के सिलेक्शन में सेलेक्टिव नहीं होते हैं, वो सारे तथ्यों को कंसिडर करते हैं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। और जब आप E.H. कार को पढ़ेंगे, जो इसकी किताब का नाम, उनकी किताब का ही नाम है व्हाट इज हिस्ट्री, या इतिहास क्या है, हिंदी में भी मौजूद है, ठीक है। अगर आपको कभी वक्त मिलता है तो जरूर पढ़ने की कोशिश करिए, और बहुत सामान्य सी भाषा में लिखी गई किताब है। तो अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि उन्होंने बताया है कि इतिहास लेखन में स्रोतों की क्या महत्ता है। तो कोई भी इतिहास जो स्रोतों के बिना लिखा गया है वो इतिहास तो है ही नहीं। इसके बिना आप किसी इतिहास की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं, और ना ही इसके बिना किसी इतिहास की परिकल्पना कर सकते हैं, क्योंकि वो मानते हैं, E.H. कार मानते हैं कि इन दोनों के साथ आने से ही इतिहास का जन्म होता है। और वो इतिहास जो है एक बाकी इतिहास से, या जो लोग ऐसे थे जिन्होंने स्रोतों को इतनी महत्ता नहीं दी, या जिन्होंने इतिहास के एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव को नहीं समझा, वो एक सही इतिहास को जो है नहीं लिख सकते हैं। ये लिमिटेशंस जो है होती है इसमें, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। तो इनके हिसाब से E.H. कार ने जो कहा कि इतिहास जो है में स्रोतों की बहुत महत्ता होती है, और जब स्रोतों को सही तरीके से खंगाल कर इतिहासकार उनके ऊपर आधारित अपना विश्लेषण प्रकट करते हैं तो उसको जो है हम इतिहास कहते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखने की जरूरत है। अगर हम E.H. कार से आगे बढ़े, ठीक है, तो कुछ और भी लोग हैं जिन्होंने इतिहास को जो है
इतिहास को डिफाइन करने की कोशिश की, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरियन है रांके। ठीक है, आपको ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि इतिहास क्या है, ताकि आपके दिमाग में ये बैठ सके कि इतिहास को हमें किस तरीके से समझना है। ठीक है, रांके क्या कहते हैं? रांके इज सेइंग कि रांके वांटेड हिस्ट्री टू बी सून हाउ इट रियली वाज एंड लॉर्ड एक्सन वांटेड इट सर्व स्प्लेन। ठीक है, इनके हिसाब से क्या होता है कि इतिहास जो है इतिहास जो है, ठीक है, इतिहास बेसिकली जो है क्या होता है कि स्रोतों के ऊपर जो है आधारित एक उनका सीधा सीधा विश्लेषण होता है। ठीक है, आप जो स्रोत हैं उनका सीधा विश्लेषण कर दीजिए, और इनको इतिहास में इतने कन्फ्यूजन्स नहीं नजर आते हैं जो ईएच कार को नजर आता है। ठीक है, अगर हम इससे आगे बढ़े तो माइकल फूको आते हैं। ठीक है, माइकल फूको का बहुत कंट्रीब्यूशन है इतिहास लेखन में। ठीक है, या इतिहास को समझने में इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। माइकल फूको की अगर हम बात करें तो माइकल फूको कहते हैं कि माइकल फूको इज इंडीड करेक्ट टू से दैट इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट टुगेदर विद सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग विच the interpretations of past that historians promote. Now, look at this point. ठीक है, अब थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करिए। ये डरा रहे हैं थोड़ा सा, डरिएगा मत माइकल फूको से। ठीक है, बहुत बड़े स्कॉलर्स हैं, बहुत बड़े। इनका हिस्ट्री ऑफ मैडनेस अगर आप पढ़ेंगे, ये जो किताब लिखी है इन्होंने, तो आपको समझ में आएगा कि किस लेवल पे जाके इतिहास को समझते हैं या लिखते हैं उसको। ठीक है, और या हेजिमनी की बात जब करते हैं, मतलब बहुत बहुत महान स्कॉलर्स हैं, नो डाउट। ठीक है, ये भी जो है ईएच कार के आइडियाज़ को ही आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे इनका मानना है कि इतिहास लेखन में जो है ये कहते हैं कि एक तो हिस्टोरियंस हो गए, मतलब जो से दैट इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट, ठीक है, मतलब इतिहासकार आप कह लीजिए। ठीक है, और दूसरी तरफ हम बात कर सकते हैं सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को। तो ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि इतिहास जो है वो क्या होता है, बायस नहीं होता है या पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होता है। आप कितनी भी कोशिश कर ले, क्योंकि ईएच कार कहते हैं कि देखिए ये संभव है कि इतिहासकार जो है थोड़े बायस्ड हो जाए या थोड़े पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाए, मतलब ये पॉसिबिलिटी उनको नजर आती है। परंतु ये भी कहते हैं कि आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो लोग इतिहास लिख रहे हैं उनको बामुलायदा एक ट्रेनिंग मिली है इतिहास लिखने की, और जब आप उनको एक ट्रेनिंग मिलती है तो कहीं ना कहीं अपने कोड ऑफ कंडक्ट से वो लोग बंधे हुए होते हैं, और यही वजह है कि उनके इतिहास लेखन में इतना पूर्वाग्रह नहीं झलकता है जितना हम सोचते हैं यूजुअली। ठीक है, तो इन्होंने क्या क्या, लेकिन माइकल फूको कहते हैं कि यार ऐसा है नहीं। ठीक है, जो इंडिविजुअल्स हैं और उनकी, मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि जो इतिहासकार होते हैं, ठीक है, जो इतिहासकार होते हैं उनका अपने कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है, मतलब आप किस दौर में हैं, ठीक है, किस दौर में हैं ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप इतिहासकार अगर हैं, आप वो इतिहासकार किस दौर में हैं, क्योंकि इतिहासकार हमेशा अपने आसपास की जो चीज़ें हैं उनसे जो है प्रभावित बिल्कुल होते हैं, और ये निश्चित तौर पे जो है पॉसिबल है, और हम मानते भी हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, सच कहिए तो ये जो वक्त है जिसमें हम अभी रह रहे हैं वो सबसे आइडियल समय है इस चीज़ को डिफाइन करने का कि किस तरीके से इतिहास लेखन परिवर्तित होता है। तो देखिए, सबसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे सकता हूं कि जब राजनीतिक व्यवस्था बदलती है, ठीक है, या जब सत्ता में परिवर्तन होता है तो उसके साथ कई बार इतिहास लेखन भी बदल जाता है। ये बहुत सामान्य सी बात है। ठीक है, और ऐसा सिर्फ भारत में हम नहीं देखते हैं, ये दुनिया के हर हिस्से में देखते हैं कि जहां पर इतिहास राजनीतिक सत्ता परिवर्तन से काफी हद तक ग्रसित होता है या काफी हद तक जो है उससे प्रभावित होता है। यही माइकल फूको कहते हैं कि अपने सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से जो है वो अलग होकर नहीं लिख सकते, कहीं ना कहीं आप उनसे जो है आपका प्रभावित होना निश्चित तौर पर तय है। ठीक है, अगर हम आगे बढ़े माइकल फूको से, ठीक है, कॉलिंगवुड, अनदर प्रोमिनेंट हिस्टोरियन, अनदर प्रोमिनेंट स्कॉलर, ठीक है, एंड कॉलिंगवुड ने क्या कहा, कॉलिंगवुड कहते हैं, इनका भी आइडिया इतिहास को लेकर बहुत अच्छा है। इसलिए कहते हैं कि ऑल हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ थॉट्स। ठीक है, ये देखिए, ये सब समझने की कोशिश करिए। ये क्या कहते हैं कि ऑल हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ थॉट्स,
मतलब ये भी बात करते हैं उन पूर्वाग्रहों की, ठीक है, जो इतिहास में होती है, ठीक है। पूर्वाग्रहों की से मतलब क्या मतलब है कि मैंने अभी जो कहा कि इतिहासकार अपने आप को बहुत सारे पूर्वाग्रहों से बिल्कुल फ्री करके अगर किसी इतिहास की रचना करे जो बिल्कुल जो है सारे पूर्वाग्रहों से फ्री हो, ऐसा सोचना थोड़ा मुश्किल लगता है, थोड़ा जो है ये असंभव सा प्रतीत होता है। आप जिस दौर में रह रहे हैं उस दौर से आप अपने आप को पूरी तरीके से फ्री कर लें, या उस दौर में जो चीज़ें चल रही है आपके इर्द गिर्द आप अपने आप को पूरी तरीके से उससे स्वतंत्र करके किसी इतिहास की रचना करें, ये थोड़ा सा असंभव प्रतीत होता है। यही वजह है कि इन्होंने आरजी कॉलिंगवुड ने यह कहा कि हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ थॉट्स, ठीक है। मतलब हर दौर में क्या होता है कि हर दौर में सोच परिवर्तित होती है। जब हम इतिहास लेखन कर रहे हैं, ठीक है, तब हर दौर में ये जो है परिवर्तन देखने को मिलता है हमें। और वो जो परिवर्तन होते हैं ना, जिस तरीके से परिवर्तन होते हैं, जैसे आप भारतीय इतिहास को ही ले लें। भारतीय इतिहास लेखन जब आधुनिक काल में शुरू होता है तो औपनिवेशिक इतिहास लेखन बिल्कुल अलग रहा। क्यों? क्योंकि वहाँ के इतिहासकार अपने दौर से प्रभावित थे, उनकी सोच वैसी थी, जो हिस्ट्री ऑफ थॉट्स कहते हैं, उनकी सोच अपने हिसाब से हुआ करती थी। उन्होंने उस तरीके से इतिहास को इंटरप्रेट किया। जब जो है राष्ट्रवादी इतिहास लेखक आए, उन्होंने अपने तरीके से इतिहास लेखन को जो है इंटरप्रेट किया, ठीक है। तो और जिस तरीके से मार्क्सिस्ट इतिहासकार आए तो उनकी सोच ने उनको एक अलग तरीके से हिस्ट्री लिखने के लिए जो है वो किया, उनको इंस्पायर किया। तो ये सारी बातें आपको समझनी पड़ेंगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर हम कॉलिंगवुड के बाद बात चले, ठीक है, तो कीथ जेनकिंस अनदर प्रोमिनेंट हिस्टोरियन, ठीक है, और स्कॉलर, ठीक है। कीथ जेनकिंस क्या कहते हैं? व्हेन वी स्टडी हिस्ट्री वी आर नॉट स्टडीइंग द पास्ट बट व्हाट हिस्टोरियंस हैव कंस्ट्रक्टेड अबाउट द पास्ट। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दैट ही हैज गिवन, राइट। व्हाट इज ही सेइंग? दैट व्हेन वी स्टडी हिस्ट्री वी आर नॉट स्टडिंग, ठीक है, द पास्ट but what historians have constructed the past, right? And in fact जब भी मैं इतिहास को समझाने की कोशिश करता हूँ, मैं ये बात बहुत जो है ज़रूरी तौर पर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि सबसे पहली बात जो आपको दिमाग से निकालनी है कि जो किताब आप पढ़ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि वो इतिहास है तो आप उस चीज़ को बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है। हम वो पढ़ते हैं जो हिस्टोरियंस ने अपने तरफ से क्रिएट किया है, ठीक है, जो हिस्टोरियंस ने अपने या इतिहासकारों ने अपने तरफ से क्रिएट किया है। What historians have constructed about the past। तो सबसे पहले आप जो है किसी भी समय इतिहास को पढ़ने से पहले ये चीज़ बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि इतिहास वो है जो अतीत में हुआ, या आप जो पढ़ रहे हैं यही पास्ट में हुआ। आप हमेशा उनको देखने का नज़रिया बनाइए कि ये एक इवेंट है और इस इवेंट को जो है इस पर्सन ने, सपोज ही इज़ ए हिस्टोरियन, ठीक है, और इसने जो है एक परिप्रेक्ष्य से इसको समझने की कोशिश की। तो इस तरीके से कीथ जेनकिंस का जो कहना है, मेरे हिसाब से वो बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको आज का जो ये सेशन है, इसमें मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कुछ विद्वान इतिहास को किस तरीके से समझते हैं, और आपको भी ऐसे ही समझना है, ठीक है। अगर हम आगे चले यहाँ से तो मैं आपको इस लाइन के साथ मैं आज का ये सेशन जो है वो ख़त्म करने की कोशिश करूँगा कि हिस्ट्री इज़ ए कंटिन्यूस डायलॉग, हिस्ट्री इज़ ए कंटिन्यूस डायलॉग विद द पास्ट, ठीक है। हिस्ट्री इज ए कंटिन्यूस डायलॉग विद द पास्ट। ये समझिए, ये काफ़ी ज़रूरी है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक तो सबसे पहले जो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये पूर्वाग्रह, हम खुद पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं, और हमारे दिमाग में क्या पूर्वाग्रह है कि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो स्टैग्नेंट, ठीक है, जो स्टैग्नेंट होता है, यानी जिसमें परिवर्तन बिल्कुल नहीं होते हैं, ठीक है। ऐसा बिल्कुल आप मत सोचिएगा कि इतिहास एक ऐसा चीज़ है जिसमें परिवर्तन नहीं होता है। मैं आपको एक बात अगर समझाने की कोशिश करूं, जो हमने सीखा आज के सेशन में, अगर मैं उसको थोड़ा सा समराइज करने की कोशिश करूं, तो मैंने कहा कि इतिहास में, ठीक है, इतिहासकार इम्पॉर्टेंट होते हैं, और ये बात मेरे हिसाब से आपको समझ में आई होगी। और दूसरी, इतिहासकार के अलावा जो चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है या महत्वपूर्ण है वो है स्रोत, ठीक है। इतिहास जो है इन दोनों से मिलकर बनता है, इतिहासकार और स्रोत। आप जब भी इतिहास को पढ़े एक चीज़ याद रखिए कि इनके बिना और इनके बिना कोई इतिहास नहीं है, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? वो स्रोत होते हैं।
और उसके बाद जो महत्वपूर्ण होता है वो इतिहासकार होते हैं। इवन ऐसे इतिहासकार जो स्रोतों का अध्ययन नहीं करते हैं और जो इतिहासकार वो लिख रहे हैं वो स्रोतों के बिना लिख रहे हैं, तो उस इतिहास की कोई महत्ता नहीं होती है। जब स्रोत की बात आती है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि स्रोत परिवर्तित नहीं होते हैं, ठीक है, स्रोत परिवर्तित नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है, स्रोतों में भी परिवर्तन होता है, ठीक है। आप नए इंटरप्रिटेशन आते हैं, नए सोर्सेज आते हैं, और यही वजह है कि नए स्रोत और नए सोर्सेज नए स्रोतों की जो है व्याख्या ये पूरी इतिहास को बदल सकती है। एक चीज़ जो याद रखने की ज़रूरत है। और दूसरा मैंने कहा कि इतिहासकारों में भी कई तरीके के परिवर्तन आते हैं। अलग अलग स्कूल्स होते हैं जिनसे वो जो है वो होते हैं, जिनसे वो इंस्पायर्ड होते हैं, और जब उनका इतिहासकारों में भी अलग अलग दौर आते रहते हैं, और वो अपने दौर में जो है जो सबसे पॉपुलर होती है, जो पॉपुलर नूसेंस होती है, अवधारणा होती है, उससे इंस्पायर होकर एक तरीके की हिस्ट्री लिखने की वो कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आप जब भी इतिहास को समझने की कोशिश करें, आप इस पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करें कि इतिहास इन दो चीज़ों के मिलने से बनता है, राइट। तो आज जो है हम इस टॉपिक को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। जो अगली टॉपिक होगी, अब हम उसमें कोशिश करेंगे कि इतिहास को समझने का एक लेमैन की तरह, एक सामान्य स्टूडेंट की तरह जो है हम किस तरीके से इतिहास को समझना चाहिए, और ये जो सारे आइडियाज़ हैं उन सारे आइडियाज़ को हम कैसे इतिहास में लागू कर सकते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, जो भारतीय इतिहास लेखन कैसा रहा है, ठीक है, इसकी बात हम अगले लेक्चर में करेंगे। भारतीय इतिहास लेखन, तो हम पहले समझेंगे कि इतिहास को हम एक लेमैन की तरह कैसे समझेंगे, और दूसरा जो हमारा टॉपिक होगा कि हम भारतीय इतिहास लेखन को कैसे समझते हैं। अगले लेक्चर में हम इन दो चीज पर बात करने वाले हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।